यूपी सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जीवन कौशल का ये दूसरा लेक्चर है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के हिसाब से शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। जीवन कौशल की एक क्लास हो चुकी है, चैनल पर अपलोड है, आप जाकर के चेक करें। नीचे कमेंट बॉक्स में हम प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि सिलेबस में क्या क्या चीजें मेंशन की गई हैं। देखिए, कोई भी आपका टॉपिक हो उसका आपका बेस बनाना जरूरी है। तो सबसे पहले हमने इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ाया था, आपको जीवन कौशल के बारे में समझाने का प्रयास किया था। इस सिलेबस को यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिएगा। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। इसमें जीवन कौशल के बारे में हमने पढ़ लिया है और अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके दूसरे लेक्चर में क्या है, नीति और प्रेरणा का अलग से लेक्चर आएगा। अभी हम डिस्कस करेंगे शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक और परामर्शदाता। और इस तरीके से आपको सारे लेक्चर्स में आपकी कंप्लीट तैयारी करा दी जाएगी, ठीक है। और अगर आप व्यवस्थित तरीके से सभी 14 विषयों को पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर हमारा बैच भी स्टार्ट हो चुका है। वन डे एग्जाम स्टडी नाम से एप्लीकेशन है, वहां पर आप जाकर के संकल्प बैच से जुड़ सकते हैं। कंप्लीट 14 विषय के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे और अलग अलग फैकल्टी आपको यहाँ पर मिलेगी। हर सब्जेक्ट के विषय विशेषज्ञ आपको मिलेंगे। बात करते हैं यहाँ पर हम आज के इस टॉपिक की। उससे पहले हम जान लें यहाँ पर कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें क्या कुछ पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन है जीवन कौशल के 69,000 शिक्षक भर्ती जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें पूछे गए हैं। पूछा गया है जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। तो आंसर्स की हम बात नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया जीवन कौशल से, दूसरा क्वेश्चन किस टॉपिक से, अभिप्रेरणा से, जो कि आपने यूपी टेट में पढ़ रखा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सहानुभूति कौशल, जो कि हमने जीवन कौशल की पहली क्लास में पढ़ाया है। देखा जाए डायरेक्ट जीवन कौशल से संबंधित 2 क्वेश्चन है। पुरस्कार वाला जो है अभिप्रेरणा से 2 क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत। फिर आपका आ जाता है आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो आप यूपी टेट में वैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन इसको इन्होंने इसमें पूछ लिया है। यानी यहां से आपको क्या जानकारी मिली कि आपको आरटीई के बारे में पढ़ना है, साथ साथ एनसीएफ के बारे में पढ़ना है। एनसीएफ क्या है, नई शिक्षा नीति जो है उनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा आप जानते हैं एनसीईआरटी क्या होता है, उसके बारे में पढ़ना है। एससीईआरटी क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। एमएचआरडी ये जो आपका शिक्षा मंत्रालय उसके बारे में पढ़ना है। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है। बाकी शिक्षा से संबंधित अगर कोई एक्ट बना है या कुछ संशोधन हुआ है तो वो भी हमें पढ़ना होगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन है यहाँ पर मूल्य की ये परिभाषा पूछी गई है कि ये किसकी परिभाषा है। फिर यहाँ पर प्रेरक यानी मोटिवेशन का ही एक पार्ट है। 3 क्वेश्चन मोटिवेशन से पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर सृजनात्मकता टॉपिक से पूछा गया, ये आपका ऑलरेडी सीडीपी में आप पढ़ते ही हैं यूपी टेट में। व्यावसायिक निर्देशन से एक क्वेश्चन है। और आगे अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी से एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आ गया। जो आज का टॉपिक है, भाई इत्तेफाक की बात है, वो टॉपिक बहुत कठिन नहीं है, शायद इस वजह से आयोग ने प्रश्न नहीं पूछा होगा। टॉपिक ज्यादा है, क्वेश्चन 10 ही बनाने थे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम इसको स्किप कर दें। टॉपिक आसान है, इसका मतलब ये नहीं कि हम स्किप कर दें। पढ़ना जरूरी है, सिलेबस आपको कवर करना जरूरी है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए और कितने तरीके से शिक्षक की भूमिका को हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। सबसे पहले आप जब भी शिक्षक की भूमिका की बात करते हैं तो एनसीएफ इसके बारे में क्या कहता है उसका भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वैसे तो आप आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं शिक्षक का काम क्या होता है, सुविधादाता, फैसिलिटेटर जिसको आप कहते हैं, सुगम करता यानी चीजों को वो आसान बनाता है और समस्या समाधान के रूप में काम करता है, बच्चे को गाइडेंस यानी निर्देशन और परामर्श देता है, और अगर कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो वहां पर प्राथमिक उपचार में भी शिक्षक काम करता है ना। कोई इमरजेंसी की स्थिति है, बच्चे की तबीयत खराब है, तो वहां पर भी टीचर ही पहले भूमिका में आता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार क्या भूमिका है। आप जानते हैं शिक्षक को क्या कहा जाता है, राष्ट्र निर्माता। शिक्षक वो होता है एक सड़क की तरह होता है ना। सड़क की तरह क्या होता है, सड़क को जाना कहीं नहीं है लेकिन सबको ले जा रही है ना। सड़क के माध्यम से ही तो सब जा रहे हैं, कोई मुंबई जा रहा है, कोई कोलकाता, कोई लखनऊ, कोई कहीं जा रहा है। तो उसी तरीके से शिक्षक का भी काम है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ से पढ़ करके क्या है कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो गए और आपकी बारी अब है।
तो हम बात करेंगे यहाँ पर शिक्षक का क्या योगदान है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षक का अहम योगदान है। बालक के सर्वांगीण विकास के मुख्य 5 स्तंभ हैं। इसके अलावा हम कहते हैं शिक्षक की भूमिका की जब बात आती है तो मार्गदर्शक के रूप में, सुविधा प्रदाता, नेतृत्वकर्ता के रूप में शिक्षक का स्वरूप जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार अपडेट हो रहा है। फिर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रथम शिक्षक से राष्ट्र निर्माता तक। सबसे पहले बच्चा जो है विद्यालय जाता है, वहां पर भी शिक्षक के गाइडेंस के माध्यम से ही वो अपना अधिगम प्रारंभ करता है। यानी प्रथम विद्यालय, जन्म के बाद बालक सबसे पहले अपने माता के संपर्क में आता है, मातृभाषा सीखता है और माता जो है उसका पूरा ध्यान रखती है, पालन पोषण करती है। और फिर उसके बाद माता पिता के बाद अगर शिक्षक किसी से मिलता है अधिगम के संबंध में तो वो पहला शिक्षक ही होता है। तो प्रथम विद्यालय, भाग्य निर्माता मतलब विद्यालय में प्रवेश होने के बाद पूरी जिम्मेदारी शिक्षक की ही हो जाती है। वहीं से पढ़ करके आईएएस पीसीएस बनते हैं और वहीं से पढ़ करके कुछ लोग निश्चित रूप से गटर में कहीं ना कहीं शराब पिए हुए भी पड़े हुए आपको मिलते हैं, या कहीं गलत काम में, कह सकते हैं भ्रष्टाचार में, मर्डर में काफी सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। यानी जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षक की है। विद्यालय में प्रवेश के बाद शिक्षक जो है, शिक्षक की ये जिम्मेदारी हो जाती है और सफलता की पूरी जिम्मेदारी हो जाती है। राष्ट्र का निर्माता का मतलब हो गया कि शिक्षा पद्धति देश की रीढ़ है, शिक्षक के द्वारा ही युवा राष्ट्र को बेहतर बनाते हैं। अब यहाँ पर समझने का हम प्रयास करते हैं कि एनसीएफ क्या कहता है। एनसीएफ के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप ऑन कर लीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षक की भूमिका जो जब हम समझते हैं तो पहला आ जाता है सुविधादाता। सुविधादाता का मतलब क्या है? सुविधा प्रदान करने वाला, है ना। दाता का मतलब क्या होता है भाई? देने वाला। यानी क्या है? सुविधा प्रदान करता है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? फैसिलिटेटर। यानी बच्चे को अगर अधिगम करना होगा तो टीचर का काम क्या होगा? चीजों को आसान बनाए, सुविधा प्रदान करे। ठीक है, अधिगम के लिए सही वातावरण बनाने की जिम्मेदारी है। गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, सही दिशा और लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, आप देखते हैं कि बच्चे को कई बार क्या है, समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। जब बच्चा खासकर किशोरावस्था में आ जाता है तो समझ में नहीं आता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करना चाहिए। बहुत सारे लोग आर्ट साइड पढ़ते हैं, है ना। आपने देखा है जब आप यूपी टेट का फॉर्म भरते हैं तो कुछ लोग वहां पर क्या सोशल साइंस से भरते हैं पेपर 2 और कुछ लोग मैथ साइंस से भरते हैं। तो ये किशोरावस्था में उनको चयन करने में सहायता मिलती है किसके द्वारा? शिक्षक के द्वारा। परामर्शदाता, काउंसलर के रूप में यहाँ पर जो व्यक्तिगत अगर कोई समस्या है बच्चे की तो वो भी टीचर ही समाधान करता है। नेतृत्व करता है यानी लीडर। भाई कक्षा है उसमें 30 या 35 या 40 या हो सकता है 100 बच्चे हों, उनका नेतृत्व कौन करेगा? तो शिक्षक ही करता है। शिक्षक पूरी जिम्मेदारी लेता है तो नेतृत्वकर्ता के रूप में। और सीखने की पहल करने वाला, बच्चे बैठे हैं शोर मचा रहे हैं, पहल कौन करेंगे? हम करेंगे ना, आप करेंगे। तो पहल करने वाला भी शिक्षक होता है। अनुश्रवण करता है यानी ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या हुआ भाई? मूल्यांकन भी तो जरूरी है कि आपने क्या बच्चे को सिखाया, अधिगम क्या हुआ, तो उसके लिए मूल्यांकन की भी प्रक्रिया होती है। ऑब्जर्व करता है टीचर कि बच्चे ने अब तक क्या सीखा, बच्चे की प्रगति में क्या मतलब इंप्रूवमेंट हुआ है। तो वो भी यहाँ पर, यानी आप समझेंगे सुविधादाता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, नेतृत्वकर्ता और अनुश्रवणकर्ता। अभी इसको और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर हम आपको दिखा दे, सिलेबस में भी यही कुछ पॉइंट लिखे गए हैं। ये आपका सिलेबस हमने लगाया था। सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, इन्हीं के बारे में हमें आज पढ़ना है। कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, जितना सिलेबस में सबसे पहले वो कवर करिए, फिर जो है एक्स्ट्रा चीजों को कवर करिए। अब हम जानने का प्रयास करते हैं सुविधादाता के बारे में थोड़ा सा डिटेल से। जैसा कि आपने शब्द से समझा, सुविधादाता मतलब फैसिलिटेटर, चीजों को क्या करना? आसान बनाना। बच्चा है अभी उसको नहीं पता है कि कैसे क्या हमें अधिगम की प्रक्रिया करनी है, कहां पर किस सूत्र को लगाना है, कहां पर नहीं लगाना है, कहां पर उदाहरण के माध्यम से काम चलेगा, कहां पर नियम के माध्यम से काम चलेगा। तो आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले उसके लिए एक बेहतर वातावरण जो है निर्माण करेंगे, जहां पर शोरगुल ना हो, तनाव ना हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना हो, एक अच्छा वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण। ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत तेज बारिश हो रही हो, वो पानी भर जा रहा हो, लाइट चली जा रही हो, या गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही हो। एक बेहतर वातावरण का निर्माण करना जहां पर शुद्ध हवा हो, पॉल्यूशन ना हो और शांतिपूर्ण वातावरण हो।
ये एक जिम्मेदारी शिक्षक की ही होती है। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर, जिज्ञासा का समाधान। मतलब बच्चे हैं, कई प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि भाई सूरज सुबह क्यों निकलता है, चांद शाम को ही क्यों दिखता है ना, या दीपावली अमावस्या को ही क्यों होती है। तो जब बच्चे के अंदर ये जानने की इच्छा हो, आप एज अ टीचर क्या करेंगे, उनकी जिज्ञासा तुरंत शांत करेंगे। प्रश्न भी पूछा जाता है कि बच्चा प्रश्न पूछता है, आप क्या करेंगे, तुरंत उसकी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करेंगे। जिज्ञासा का समाधान यानी बालकों के अनगिनत प्रश्नों और भ्रांतियों को दूर कर उनकी रुचि जगाना। ठीक है, आप उनकी समस्या को, उनकी बात को सुनेंगे और तत्काल प्रयास करेंगे कि उनका जो डाउट है, उनकी जो क्वेरी है, उनको जो चीजें समझ में नहीं आ रही है, उनको आप उदाहरण के माध्यम से या किसी एक्टिविटी के माध्यम से, ठीक है, आप उनको समझाने का प्रयास करेंगे। जिज्ञासा है तो उनकी जिज्ञासा शांत होगी। अभिव्यक्ति का अवसर, बच्चों को ऐसा नहीं है कि आप ही बोले जा रहे हैं, आप ही बोले जा रहे हैं, उनको भी कुछ कहने का मौका मिले। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, अभिव्यक्ति के अवसर मिले, यानी अपने विचार प्रकट करने के अवसर, प्रदर्शन मंच की सुविधा देना। अगर आप इस क्लास से नोट्स बना रहे हैं, बहुत ज्यादा व्याख्या लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे पॉइंट्स में आप बना लीजिए और अच्छे से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वातावरण हमने बना लिया, बच्चे को मौका दिया, जिज्ञासा भी शांत की, और यहाँ पर खेल खेल में, मतलब जो भी हम शिक्षा, जो भी हम बच्चे को सिखा रहे हैं, उसके लिए कुछ एक्टिविटी का आयोजन कर सकते हैं, खेल खेल में या ग्रुप में कोई वार्तालाप रख करके या संप्रेषण के माध्यम से भी हम बच्चे को सिखा सकते हैं। आइए हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसमें हम क्या बने हुए हैं, हम या आप टीचर ही हैं, भविष्य के टीचर, भविष्य के निर्माता, राष्ट्र निर्माता। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, है ना, हम आपस में क्या है, सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मार्गदर्शक, हम आपको क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे कर लो और आपका काम बन जाएगा। तो मार्गदर्शक का मतलब क्या होता है, मार्ग है और हम आपको रास्ता दिखा रहे हैं चलने के लिए कि कैसे जाना है, यानी गाइड कर रहे हैं। आप जाते हैं चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में तो खैर गाइड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब आप जाते हैं भूल भुलैया या कुछ ऐसी जगह जहां पर आपको, जैसे जयपुर का हवा महल है, या कुछ ऐसी जगह जहां पर गाइड की आवश्यकता पड़ती, कोणार्क का टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल, वहां पर गाइड होते, तो क्या है, बताते हैं कि ये उसके इतिहास के बारे में बताते हैं कि ये जो है इमारत है कब बनी, किसकी याद में, किसने बनवाया, गाइड करते हैं, पूरा रास्ता आपको बताते हैं कैसे कैसे जाना है। आप एक टीचर होने के नाते क्या करेंगे, बालकों को क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसकी आप सही दिशा दिखाएंगे। इसके अलावा लक्ष्य प्राप्त करने में आप उनकी मदद करेंगे। अगर कोई कठिनाई आ रही है तो उस कठिनाई का समाधान भी निकालना आपका काम है, यानी सीखने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे आप दूर करेंगे, उसको भी आपको पहचानना है, उसको दूर करने के लिए उपाय खोजने हैं। लक्ष्य प्राप्ति में आपको लगातार सलाह देनी है, मार्गदर्शन करना है, निरंतर आपको साथ रहना है, विषय वस्तु के कठिनाइयों में बालक के साथ खड़े रहना है आपको, ऐसा नहीं कि बीच में आप भाग जाएं। तीसरी हमारी भूमिका हो जाती है परामर्शदाता के रूप में, काउंसलर के रूप में, है ना। इसमें निर्देशन होता है और परामर्श होता है। निर्देशन मतलब एक शिक्षक ने कह दिया कि ये करना है, और परामर्श में 1 to 1 हो जाता है, यानी जब छात्र समस्या लेकर आए तो शिक्षक का काम क्या है, सहायता दे और सलाह करे। निर्देशन का मतलब असाइनमेंट वर्क कोई दे दिया, कोई फाइल तैयार करने के लिए दे दिया, होमवर्क दे दिया, कोई एक्टिविटी बोल दिया, जाओ करो जाके। अक्सर टीचर क्या करते हैं, जाओ एक लोग खड़े हो जाओ, 5 का पहाड़ा पढ़ो, सब लोग बोलेंगे, 5 का पहाड़ा याद हो जाएगा। ये निर्देशन का भी तो हिस्सा है। या कोई ऐसा काम बच्चे को दे दिया, अगर खेल खेल में सिखा रहे हैं तो उन्होंने बता दिया कि सब लोग जो है फुटबॉल ले आओ, इसको बारी बारी से खेलो, निर्देश दे दिया। या चिड़ियाघर अगर घुमाने ले गए तो वहां पर भी बता रहे हैं कि कौन कौन से जानवर किसके अंतर्गत आते हैं, चिड़िया के अंतर्गत कौन आते हैं, उन सब का वर्गीकरण करो और एक सीट बनाओ। ये भी एक हो गया निर्देशन देना। ठीक है, गोपनीयता क्या रखनी है, छात्र की कमियों को गुप्त रखकर उनकी क्षमता के अनुसार सही सलाह देना है, और भविष्य के आयामों और करियर के चुनाव में सहयोग करना। ये काम किसका है, हमारा, आपका, शिक्षक का। नेतृत्वकर्ता की हम बात करते हैं तो क्या कहा जाता है, लीडर, है ना। हम क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। जैसे कोई भी राजनीतिक पार्टी होती तो उसका एक अध्यक्ष बनाया जाता है ना, अध्यक्ष होता है कि नहीं। आपके घर में कोई ना कोई लीडर, मुखिया होगा जो पूरे परिवार को चला रहा होगा कि भैया इतनी हमारी कमाई है, इतने में हमें राशन लाना है और इतनी फीस देनी है और इतना थोड़ा सा 1000-2000 रुपए हर महीने बचा लेना है, ताकि स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक चिकित्सा की जरूरत पड़े तो वो पैसा इस्तेमाल किया जा सके। तो जिस प्रकार से घर में घर का मुखिया होता है, उस प्रकार से क्लास में क्लास का मुखिया कौन होगा, शिक्षक होगा। ठीक है, शिक्षक क्या है, कक्षा का प्रतिनिधि है, लेकिन उसे तानाशाह नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न बन सकता है,
ठीक है, ये बहुत कठिन नहीं आएगा, आप आराम से कर लेंगे। प्रश्न पूछेगा निम्नलिखित में से शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है, और ऑप्शन दे देगा तानाशाह। तो नेतृत्वकर्ता के अंदर शिक्षक तानाशाह नहीं होगा कि जो मन आए वो करे, नहीं, ऐसा नहीं। स्वेच्छाचारी नहीं होगा, यूपी टेट में यहां से प्रश्न बना है। टीचर जो है स्वेच्छाचारी नहीं होगा, बल्कि पहल करता होगा, यानी सीखने के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए उसकी पहल करेगा, यानी शुरुआत करेगा। समानता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तानाशाह नहीं होगा, सहानुभूति होगी और पहल होगी। सहानुभूति का मतलब तो आप जानते ही हैं, ठीक है, कि अगर कोई समस्या आ रही है तो यहाँ पर क्या करना है, सफलता की जिम्मेदारी भी है, यानी विद्यार्थी की सफलता और असफलता दोनों का अंतिम उत्तरदायित्व है किसका, तो शिक्षक का ही होता है। समानता यानी बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चों को समान अवसर देने का काम करेगा। लास्ट में आपकी भूमिका क्या है, अनुश्रवण करता है, यानी आप ऑब्जर्व करेंगे चीजों को। कैसे करेंगे, सतत निगरानी के माध्यम से। आप जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, सीसीटीवी कैमरे की तरह आप जो है पूरे क्लास में सभी बच्चों पर आपकी नजर होगी, कौन बच्चा कैसे क्या कर रहा है, सीख रहा है, ये कैमरा बना हुआ है, ठीक है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर बच्चे को कोई समस्या आ रही है, आप जान नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए नैदानिक कार्य कहा जाता है, नैदानिक टेस्ट डायग्नोसिस। इसके अंतर्गत क्या है, कमियों को हम पता करते हैं, पहचान करते हैं, और फिर उन कमियों को दूर करने के लिए जो उपाय करते हैं उसको हम कहते हैं उपचारात्मक कार्य। तो ये उपचारात्मक हो गया, यानी पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए उपाय जो होता है, ठीक है। आप क्या करें, यहाँ पर मानकों का निर्धारण करें, यानी बच्चों की योग्यता और समझ के स्तर को मापें। तो इस तरीके से आपकी ये कंप्लीट प्रक्रिया हो गई। नंबर 1 आपने क्या किया, अनुश्रवण किया, ऑब्जर्व किया, बारीकी से आकलन किया, फिर उसका निदान किया, ठीक है, फिर उसका उपचार किया। उपचार के बाद बच्चे को क्या है, सफलता मिल गई। भाई बच्चा है, कुछ साइंस का या कोई हिंदी का कोई प्रकरण उसको नहीं समझ में आ रहा था, आपने उसको ऑब्जर्व किया कि कहां पर उसको दिक्कत आ रही है, क्या उसको परिभाषा नहीं याद हो रही, उदाहरण नहीं याद हो रहे, या वो समझ नहीं पा रहा है, तो आपने उसको पता लगाया, फिर निदान किया, फिर उसका उपचार किया और बच्चे को सफलता मिल गई। किसने किया, ये शिक्षक ने। तो शिक्षक क्या है, यहाँ पर ये चक्र चलता है, लर्निंग साइकिल है ये, अनुश्रवण करता और यहाँ पर शिक्षक की जिम्मेदारी होती। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो ये क्या कहती है, ये कहती है कि रटंत विद्या से मुक्त। आपने एनसीएफ में भी पढ़ा होगा कि ज्ञान को सूचना मानने से बचा जाए। ज्ञान क्या है, सिर्फ सूचना, इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। ज्ञान बच्चा सक्रिय निर्माता होता है, और यहाँ पर रटने के बजाय वैचारिक समझ पर जोर दिया जाए, ये कहता है हमारा एनसीएफ 2005। और ये आपकी आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत जब हम बात करते हैं तो शिक्षक केवल एक विषय नहीं बल्कि जीवन कौशल सिखाएगा, यानी जीवन जीने के कौशलों को भी बच्चे को सिखाना। ऐसा नहीं सिर्फ विज्ञान का या किसी विषय का ज्ञान दे दिया, नहीं, कंप्लीट जो है जीवन कौशल का ज्ञान होना चाहिए। तकनीकी एकीकरण यानी आधुनिक उपकरणों के साथ शिक्षक का सुविधा प्रदाता रूप और भी विस्तृत हुआ है। जब से ये टेक्नोलॉजी का युग बढ़ा है, इंटरनेट थोड़ा सा सस्ता हुआ है, तब से चीजें और भी आसान होने लगी हैं। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या मानती है, शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था का हृदय मानती है। बात करें यहाँ पर सफर जो है 2005 से चला और 2020 में भी आपकी शिक्षा नीति आई, तो शिक्षक ज्ञान का ट्रांसमीटर नहीं है बल्कि सक्रिय सुविधादाता है। क्या है, सक्रिय सुविधा प्रदाता है, यानी एक्टिव मेंबर है कह सकते हैं। समान लक्ष्य है, यहाँ पर शिक्षक की भूमिका कक्षा तक सीमित नहीं है बल्कि समाज का पथ प्रदर्शन। ओवरऑल हमने पूरा समझ लिया है। हमने बताया था कि ये बहुत कठिन टॉपिक नहीं है। अब जो है अगली क्लास में कठिन टॉपिक आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं, आप बैच लीजिए ना लीजिए वो आपकी इच्छा है। अगर आपको व्यवस्थित कम समय में पढ़ना होगा, बेहतरीन कंटेंट मलाई छटा हुआ इस तरीके से आपको पढ़ना होगा, तो आप बैच से जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर चल रहा है, सभी 14 विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। निष्कर्ष निकला कि एक आदर्श शिक्षक कौन होगा, जो सही वातावरण दे, जीवन का सही रास्ता दिखाए, गाइड करे, कमियों पर उचित सलाह दे काउंसलर के रूप में, पूर्ण जिम्मेदारी के साथ पहल करे एज अ लीडर, फिर निरंतर निदान और उपचार करे ऑब्जर्वर। ये 5 लाइन में आपका पूरा हो गया। शिक्षक की भूमिका क्या है, सुविधादाता, सलाह यानी गाइड करना, काउंसलर यानी क्या, परामर्श देना, परामर्शदाता, लीडर यानी नेतृत्व करता, ऑब्जर्वर यानी अनुश्रवण करता। ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षक की भूमिका नहीं है, 3 ऑप्शन इसमें से, एक ऑप्शन अलग से। ऐसा प्रश्न आएगा, आपको लगेगा कि यार ये तो हमने पढ़ा था, उसी से मिलते जुलते ऑप्शन होंगे। जैसे यहाँ पर गाइड है, तो हो सकता है यहाँ पर गाइड का कुछ और रूप दे दे,
कोई पर्यायवाची शब्द यूज कर ले तो उससे आपको घबराना नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस कराएंगे आपको 40। पहला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षक को मार्गदर्शक कहा जाता है, क्यों? क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बच्चों को सीखने की दिशा देता है, मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है, इसीलिए मार्गदर्शक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुविधादाता की भूमिका का अर्थ क्या है? बच्चों को रटाना, गृह कार्य देना, केवल अनुशासन बनाए रखना नहीं। सुविधादाता मतलब अवसर उपलब्ध कर रहा है, अच्छा वातावरण उपलब्ध करा रहा है, ये एक शिक्षक की भूमिका है। शिक्षक प्रेरक की भूमिका कब निभाता है? शिक्षक प्रेरक की भूमिका तब निभाएगा जब बच्चों में सीखने की रुचि जगाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। हालांकि आप में से कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर इतने आसान प्रश्न नहीं आएंगे, ये टॉपिक बहुत कठिन है ही नहीं, इसमें कोई डेट आपको याद नहीं करनी, आप शिक्षक हैं, इतने दिन से डीएलएड बीएड कर रखे हैं, है ना, इसके बाद टेट सीटेट पास कर रखे हैं, तो इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांस कम है, इसीलिए हम आपको ज्यादा मौका नहीं दे रहे आंसर करने का। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर कर रहे हैं। मित्र एवं परामर्शदाता क्यों कहा जाता है? दूरी नहीं बनाता है, दंड नहीं, ठीक है, समस्या को समझता है, इसलिए कहा जाता है। 4 का डी सही हो जाएगा। अधिगम आयोजक के रूप में शिक्षक का मुख्य कार्य क्या है? तो गतिविधियों का आयोजन करना। छठा प्रश्न, मूल्यांकनकर्ता के रूप में शिक्षक का कार्य क्या है? मूल्यांकन कर रहा है तो सिर्फ अंक देना, दंड देना नहीं है, बल्कि प्रगति का आकलन करना भी है। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन के रूप में शिक्षक का उद्देश्य क्या है? कक्षा प्रबंधन यानी एक तरीके से लीडर के रूप में, तो ये भी यहाँ पर क्या करेगा? वातावरण बनाएगा उचित, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा। शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चे उसका अनुकरण करते हैं, इसलिए आदर्श होना जरूरी है। आपको देख करके बच्चे आपसे सीखते हैं, समय पे आना, समय पे जाना, और बहुत सारी ऐसी आदतें हैं, बड़ों का सम्मान करना, ये सब बच्चे आपको देख करके ही सीखते हैं। शिक्षक क्या करता है समन्वय के रूप में? तो दंड नहीं देता है, समन्वय के रूप में बैलेंस बनाता है, तालमेल स्थापित करता है। रचनात्मक वातावरण निर्माता के रूप में शिक्षक बच्चों को डराता है नहीं, ठीक है, मौन बनाया नहीं रखता है, उत्साहपूर्ण वातावरण बनाता है। 11वां प्रश्न है, जब शिक्षक बच्चों को स्वयं खोजकर सीखने के अवसर देता है तो वो किस भूमिका में होता है? स्वयं खोजकर अगर अवसर दे रहा है तो नियंत्रक नहीं है, वो क्या है? सुविधादाता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रेरक शिक्षक का मुख्य गुण क्या है? प्रेरक शिक्षक का प्रमुख गुण क्या है? अगर मोटिवेटेड होगा कोई शिक्षक तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 के लिए उत्साहवर्धन करेगा, 12 में आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। शिक्षक की कौन सी भूमिका विद्यार्थी के भावात्मक विकास से संबंधित है? तो भावात्मक में आपका निरीक्षक और नियंत्रक नहीं होगा, ठीक है, भावात्मक, जिससे हम भावात्मक रूप से जुड़ते हैं उससे हमारी मित्रता होती है और वो हमें परामर्श भी देता है आवश्यकता पड़ने पर। अधिगम आयोजक शिक्षक विद्यार्थियों को क्या करता है? निष्क्रिय बनाता है, गतिविधियों में सहभागी बनाता है, केवल सुनने को कहता है, तो केवल वाला ऑप्शन और निष्क्रिय नहीं होगा, गतिविधि में सहयोगी बनाता है। शिक्षक की मूल्यांकनकर्ता भूमिका का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन क्यों किया जाता है? ताकि कमजोरी को पता लगाया जाए और उसमें सुधार किया जाए, यानी सीखने में सुधार करना। एक अच्छा कक्षा प्रबंधक कठोर नहीं होता है, केवल पढ़ाता नहीं बल्कि अनुशासन, सहभागिता दोनों ही बनाए रखता है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक का आदर्श व्यक्तित्व बच्चों में क्या विकसित करता है? तो हम डराते नहीं, हम टेंशन नहीं देते हैं, अनुकरण और अच्छे संस्कार विकसित करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कठिन बनेगा। इन्हीं 4-5 क्वेश्चन को अगर एक में जोड़ दिया जाए और प्रश्न पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, या शिक्षक की भूमिका के बारे में कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है, या कथन दे देगा, कारण दे देगा और पूछ लेगा व्याख्या करता है या नहीं करता है। तो अगर आपका बेसिक कंप्लीट होगा तो आप वो भी कर ले जाएंगे। यहाँ पर आंसर होगा सहयोग और संवाद। अगला प्रश्न है, रचनात्मक वातावरण में बच्चे भयभीत नहीं रहते हैं बल्कि सक्रिय रूप से सीखते हैं, तो सी सही हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? अधिगम का सहायक है। अगला प्रश्न देखिएगा 21वां, शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है? अधिगम का सहायक बनना। अगला है, शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए? तो बाल केंद्रित वातावरण बनाना चाहिए। अगला है, एनसीएफ 2005 में शिक्षक को किस रूप में देखा गया है? मार्गदर्शक के रूप में देखा गया है। अगला है, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहिए? आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? तो कैसी होगी? गतिविधि आधारित होगी या बाल केंद्रित होता? शिक्षक को विद्यार्थियों की गलती करने से कैसे देखना चाहिए? अगर बच्चा गलती कर रहा है तो यह अधिगम का ही एक हिस्सा है, सीखने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए।
शिक्षक को किस प्रकार के मूल्यांकन पर बल देना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 27, तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? संवेदनशील व्यवहार करना चाहिए। भय युक्त है, अगर भय मुक्त होता तो ये सही हो जाता। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा में बच्चों की भागीदारी कैसी होनी चाहिए? सक्रिय। हम कह रहे हैं आपको जरूरी नहीं इतना आसान आ जाए, लेकिन ये बहुत बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए आपको। शिक्षक को किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए? तो अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। 31वां प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक को बच्चों की भाषा के प्रति क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए? दंड नहीं होगा, नियंत्रण नहीं होगा, सम्मान का दृष्टिकोण रखना चाहिए। 32वां प्रश्न, शिक्षक को बच्चों के अनुभव का क्या करना चाहिए? अनदेखा, अस्वीकार नहीं, शिक्षण से जोड़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, शिक्षक की भूमिका क्या नहीं है? अधिगम सहायक है, सहयोगी है, प्रेरक है, एकमात्र सूत्र नहीं है, तो ये सी आपका सही हो जाएगा। शिक्षक को किस प्रकार की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए? तो समावेशी शिक्षा, भेदभाव केवल परीक्षा नहीं होगा, भेदभावपूर्ण समावेशी शिक्षा। बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिए। आप पे छोड़ दें कमेंट बॉक्स में करने के लिए। भेदभावपूर्ण, भेदभाव रहित नहीं है, तो समावेशी शिक्षा हो जाएगा। अगला देखिएगा, शिक्षक को विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहिए? तो जिज्ञासा विकसित करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, एनसीएफ के अनुसार शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का उपयोग कैसे करना है? सहायक सामग्री के रूप में। 37वां प्रश्न, शिक्षक को किस प्रकार का अनुशासन अपनाया जाना चाहिए? आत्म अनुशासन आधारित। शिक्षक को बच्चों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए? दंड नहीं होगा, रोकेंगे नहीं, आप प्रोत्साहित करेंगे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक को किस प्रकार की कक्षा बनानी चाहिए? मौन नहीं होगा, दंडात्मक नहीं होगा, संवादात्मक कक्षा हो जाएगा। अगला, शिक्षक का कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40, शिक्षक का कार्य क्या? सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न हमारा आपसे रहेगा होमवर्क में, अगर आप यहां तक वीडियो को देख ही लिए हैं और हमको लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो गए, हमको खुद लग रहा है, बट इससे कठिन क्वेश्चंस कोशिश करेंगे अगली बार बना करके लाएं और एक नया वीडियो आपके समक्ष लाएं। आपसे हमारा प्रश्न है कि जीवन कौशल जो है WHO के अनुसार जीवन कौशल की संख्या कितनी है? आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है WHO के अनुसार जीवन कौशल की संख्या कितनी है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है? लिखेंगे ना। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिए कुछ वीडियोस बन करके आ रहे हैं, कुछ वीडियोस बन करके आ रहे होंगे, यहीं से आप उन वीडियोस को क्लिक करेंगे, वो वीडियो प्ले हो जाएंगे, देख सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अगला टॉपिक हमारा होगा मोटिवेशन। साथ ही साथ बैच से जुड़ जाए, बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, थोड़ा सा हमें आर्थिक मदद मिलेगी जिससे हम और चीजें बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है? चैनल पे अगर आप न्यू आए थे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। संकल्प बैच है, एप्लीकेशन का नाम है वन डे एग्जाम स्टडी, आपको वहीं पर बैच जो है मिल जाएगा। हमने आपको प्रीवियस ईयर भी दिखा दिया कि कैसे क्वेश्चंस आए हैं और यहाँ पर आपकी क्लास भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।